नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मनोवैज्ञानिक हेरफेर की उस गुप्त दुनिया की, जिसके दांव पेच हम सबको पता होने चाहिए। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी बहस के बीच में अचानक ऐसा लगने लगे कि शायद अपनी ही याददाश्त धोखा दे रही है। चलिए आज उसी चाल के बारे में जानते हैं जो किसी को भी अपनी ही समझ पर शक करने पर मजबूर कर सकती है। तो हम इस पूरे खेल को परत दर परत समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये गैसलाइटिंग आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि कैसे किसी को अकेला किया जाता है, कैसे भावनाओं के साथ खेला जाता है और सच्चाई को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है। और हाँ, सबसे आखिर में बात करेंगे कि इससे बचने का सबसे कारगर तरीका क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं गैसलाइटिंग की। ये एक ऐसी कला है, या यूं कहें कि एक ऐसी चाल है जो किसी के सच को ही पूरी तरह से बदल सकती है। देखिए, गैसलाइटिंग का मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जानबूझकर किसी के मन में शक के ऐसे बीज बोना है जिससे वो इंसान अपनी याददाश्त, अपनी समझ, यहां तक कि अपने दिमागी संतुलन पर भी सवाल उठाने लगे। और आपको पता है ये शब्द आया कहां से? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1938 में एक नाटक आया था, गैसलाइट। कहानी में एक पति हर रात घर की गैस से जलने वाली लाइट को थोड़ा सा धीमा कर देता था। जब उसकी पत्नी कहती कि रोशनी कम हो गई है, तो वो उसे यकीन दिलाता कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब उसके दिमाग का वहम है। और बस वहीं से ये शब्द इतना मशहूर हो गया। लाइट तो बिल्कुल ठीक है, लगता है तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम ठीक तो हो ना? ये एक लाइन, बस ये एक लाइन गैसलाइटिंग की पूरी तकनीक को समझा देती है। पहले तो सच्चाई को सीधे सीधे नकार दो और फिर सारा का सारा ध्यान सामने वाले की मानसिक हालत पर ले आओ। अच्छा, एक बार जब किसी की सच्चाई को धुंधला कर दिया जाता है, तो मैनिपुलेटर का अगला कदम क्या होता है? वो अपने टारगेट को उसके सपोर्ट सिस्टम से, यानी उसके अपनों से दूर करने की कोशिश करता है। देखिए, हमारे दोस्त और परिवार ये एक मजबूत ढाल की तरह होते हैं, है ना? मैनिपुलेटर ये बात अच्छी तरह जानता है। उसे पता है कि अगर इस ढाल को हटा दिया गया तो उसकी बनाई हुई झूठी दुनिया ही सामने वाले के लिए अकेला सच बन जाएगी। और ये कोई अचानक से नहीं होता, ये एक पूरी सोची समझी प्रक्रिया है। पहले सबसे करीबी रिश्तों की पहचान की जाती है, फिर उनके बीच छोटी छोटी बातों पर गलत फहमियां पैदा की जाती हैं, उन गलत फहमियों को हवा दी जाती है, और धीरे धीरे उन रिश्तों में इतनी दूरी बना दी जाती है कि इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाए। तो अब जब टारगेट अकेला पड़ जाता है, मैनिपुलेटर के लिए सबसे आसान हो जाता है उसकी भावनाओं को अपने काबू में करना। और इसके लिए 3 बड़े हथियार इस्तेमाल होते हैं। एक है गिल्ट ट्रिपिंग, यानी किसी को अपराध बोध महसूस कराना। दूसरा, खुद को बेचारा दिखाकर सहानुभूति बटोरना। और तीसरा, जिसे हम कह सकते हैं इनाम और सजा का खेल। मैंने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियां दी और तुम मुझे ये सिला दे रहे हो, इस तरह की बातें सुनिए कभी? ये क्लासिक गिल्ट ट्रिप है। ये बातें किसी को भी अपराध बोध के ऐसे जाल में फंसा सकती हैं जिससे उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। मैनिपुलेटर इनाम और सजा के इस खेल में माहिर होते हैं। मतलब अगर उनकी मर्जी का काम किया तो तारीफें होंगी, तोहफे मिलेंगे, और अगर बात नहीं मानी तो कुछ ऐसा करेंगे जिससे सामने वाले को बुरा लगे, असहज महसूस हो, ताकि अगली बार वो वही करे जो मैनिपुलेटर चाहता है। चलिए अब कुछ और भी ज्यादा शातिर चालों पर नजर डालते हैं, जहां सीधे सीधे सच्चाई के साथ ही खिलवाड़ किया जाता है। एक पुरानी कहावत है, निकले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये भटकाने की चाल को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। इसका मकसद ही यही है कि असली मुद्दे से बात को इतना भटका दो कि कोई भूल ही जाए कि बहस शुरू किस बात पर हुई थी। और ये होता कैसे है? सोचिए, किसी ने एक जरूरी सवाल उठाया। अब जवाब देने के बजाय मैनिपुलेटर कोई 10 दिन पुरानी बिल्कुल अलग बात छेड़ देगा। अब क्या होगा? पूरी बहस का मुद्दा ही बदल जाएगा और सवाल पूछने वाला अपना बचाव करने में लग जाएगा, और वो असली सवाल, वो तो कहीं पीछे ही छूट गया। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि एक मैनिपुलेटर को हमेशा झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो बस अपनी बात को सही साबित करने वाले तथ्य चुन सकता है, बाकी की जरूरी जानकारी छिपा सकता है, या फिर सही तथ्यों को गलत संदर्भ में पेश करके पूरी कहानी ही बदल सकता है। तो अब तक हमने मैनिपुलेशन की इतनी सारी चालें देख लीं। अब सवाल ये उठता है कि इनसे बचने का रास्ता क्या है? जवाब शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। इस खेल की सारी चालें तभी तक काम करती हैं जब तक वो छिपी हुई हैं। जिस पल आप चाल को पहचान लेते हैं, उसकी ताकत लगभग खत्म हो जाती है। सच तो यह है कि सबसे मुश्किल कदम ही ये पहचानना है कि हेरफेर हो रहा है।
अपना आत्मविश्वास बढ़ाना, अपनी बात को दृढ़ता से रखना सीखना, अपनी सीमाएं तय करना और उन्हें लागू करना, अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना और सबसे जरूरी अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाए रखना, ये सब मनोवैज्ञानिक हेरफेर के खिलाफ एक टीके की तरह काम करते हैं। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, जागरूकता का मतलब हर किसी पर शक करना नहीं है। जागरूकता का मतलब है शक्ति, अपने दिमाग और अपनी सच्चाई पर नियंत्रण रखने की शक्ति।